Good morning students, welcome to your online class and I hope कि आप सभी लोग ठीक होंगे and be positive but be negative also in some cases, right? Okay, so कल हम लोगों ने NPE पढ़ा था, NPE 1968 के बारे में पढ़ा था and then moving forward 1968 के बाद NPE 1986 की बात आज हम करेंगे and before starting this topic I would like to tell you that this topic is little bit you can say it is a long topic, so it will be not completed in one day. Okay, so we will going to study this topic in a parts. ठीक है, पार्ट्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे एंड समझते हुए पढ़ेंगे और थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे. सो NPE 68 में कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि क्यों उसको बनाने की ज़रूरत पड़ी, प्लस क्या रिकमेंडेशंस उसकी तरफ से दिए गए एंड 3 लैंग्वेज पॉलिसी उसने बनाई और भी बहुत सारे ऐसे कल हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े थे जो NPE 1968 के द्वारा दिया गया था. अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे NPE 1986. ठीक है, तो पहले तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है जो कि आप अपने कह लीजिए स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो ये है कि जस्ट अ सेकेंड, यस, वो ये है कि जो हेडिंग लिखी हुई है आपके स्क्रीन पे, जो हेडिंग दिखाई दे रही है उसको पहले हम लोग देखते हैं और समझते हैं और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज अपनी बढ़ाते हैं. तो जो लाइन लिखी हुई है, इट इज़ रिटन दैट स्टेटमेंट बाय श्री अर्जुन सिंह, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज MHRD, ठीक है, रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE 1986. तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि जब 1986 में एजुकेशन पॉलिसीज़ में जब मॉडिफिकेशन हुआ था तो उस वक्त कौन ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर था? श्री अर्जुन सिंह. ठीक है, यानी एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे उस वक्त? अर्जुन सिंह. तो अब ये देख लेते हैं कि इस मॉडिफिकेशन में बातें क्या कही गई हैं. तो ये कह रहे हैं कि द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज अडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट इन मई 1986, यानी इसी महीने में, जिस महीने में आपकी क्लास हो रही है दैट इज मई, इसी महीने में ये जो 1986 एजुकेशन पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया गया था. A committee was set up under the chairmanship of आचार्य रामा मूर्ति. ठीक, अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट पता चल गया कि ये जो कमिटी ये जो NPE 1986 में जो मॉडिफिकेशन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? कमिटी बनाई गई थी. उस कमिटी का क्या नाम था? आचार्य रामा मूर्ति. ठीक है, आचार्य रामा मूर्ति इन मई 1990. ठीक है, टू रिव्यू, यानी ये जो NPE बनी थी इसमें मॉडिफिकेशन किया गया था 1986 में, और इस मतलब कह लीजिए ये जो पूरा रिपोर्ट बना था उसको रिव्यू करने के लिए, उसका जो रिव्यू पार्ट था यानी फीडबैक और उस पर जांच करने के लिए वो काम हुआ 1990 में, यानी 1990 में. ठीक, और तब जब रिव्यू होना शुरू हुआ तो वो जो रिव्यू था, वो जो फीडबैक था, वो जो चेक करने का जो काम था वो किसके द्वारा किया गया? वो आपका किया गया क्या कहते हैं कि ये कमेटी बनाई गई थी जिसे हम कहते हैं आचार्य रामा मूर्ति. ठीक है, फिर ये कहते हैं दैट कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन दिसंबर 1990, यानी मई 1990 में इन्होंने उसकी जांच करनी शुरू करी और दिसंबर 1990 में ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के सबमिट कर दी. ऑल द रिक्वेस्ट ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी CAB, a committee was set up in July 1991 under the chairmanship of Shri N. Janardhan Reddy. ठीक है,
Chief Minister of Andhra Pradesh, to consider modification in NPE taking into consideration the report of the Ramamurthy Committee and other relevant developments having a bearing on the policy, and to make recommendations regarding modification to be made in the NPE. अभी ये पूरा पैराग्राफ हम आपको समझाएंगे. This committee submitted its report in January 1992. The report of the committee was considered by the CAB in its meeting held on 5th and 6th May 1992. While broadly endorsing the NPE, CAB has recommended a few changes in the policy. तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो NPE 1986 बना था वो उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ, बहुत ज़्यादा उस पर जांच पड़ताल हुई. ठीक, जांच पड़ताल उसकी शुरू हुई थी 1990 में मई के महीने में. और कौन सी कमेटी के द्वारा? रामा मूर्ति कमेटी के द्वारा. जब रामा मूर्ति ने अपनी रिपोर्ट को 1990 दिसंबर में जब सबमिट कर दिया था, तो उसके बाद फिर से जो कैब है आपका, यानी कि सेंट्रल एकेडमी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स रिक्वेस्ट फिर से इस पे एक कमेटी बनाई गई. ठीक, एक कमेटी बनाई गई किसके अंदर? श्री एन जनार्दन रेड्डी, जो कि उस वक्त वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे. ठीक, और ये जो दोबारा जो कमेटी बनाई गई, ये कब बनाई गई थी? 1991 यानी 1991 में. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि कुछ चेंजेस हमें मतलब महसूस हो रहा है कि इसमें ये चेंजेस होने चाहिए, तो हमने फिर से कमेटी इसको गठन कर दिया. तो यहाँ पे हमें 3 बातें पता चली. पहली बात कि जो 1986 में जो NPE बना था उस पे जो रिव्यू का काम किया गया था वो 1990 में किया गया था by the committee called Ramamurthy, and then as soon as this report was submitted in 1990 in the month of December, again in 1991 one committee was formed under the chairmanship of N. Janardhan Reddy, who was at that time who was the chief minister of Andhra Pradesh, and the 1992 committee was formed on the request of CAB, that is Central Advisory Board of Education. ठीक है, तो ये सब बहुत ज़्यादा इस पे बार बार जांच पड़ताल का काम होना शुरू हो गया. ठीक है, फिर ये दूसरा जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट जो पैराग्राफ दिख रहा है, इट सेज दैट द NPE हैज स्लॉड द लिस्ट ऑफ टाइम based on an in-depth review of the whole gamut मतलब whole committee, whole group, ठीक है, gamut of educational situation, and formulated on the basis of a national consensus. It is written very small over here. I am not able to see. Okay, it enunciated a comprehensive framework to guide the development of the education. It is in its entirely, and that framework continues to be of relevance. However, the developments during the last few years and the experience in the implementation of the policy have necessitated certain modification. अब यहाँ पे भी वही चीज़ हुई कि देखो, जो भी सरकार आएगी उसको लगेगा कि हाँ ये पॉलिसी में थोड़ा सा ये चेंजेस होना चाहिए. तो वही चीज़ यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी के साथ भी होता आया है. ठीक है, और होता रहा है. तो जब यहाँ पे आप कह लीजिए कि जब 1991 में एक कमेटी बनी, फिर उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं और इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, तो उन्होंने और मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करी. बेसिकली जितने भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं उन सब का बस एक ही मोटिव था कि हाउ टू डेवलप द एजुकेशन फील्ड. ठीक है, इसमें आगे क्या कह रहे हैं कि द मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड हैव बीन स्पेसिफाइड इन द पेपर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, रिवाइज्ड फॉर्मुलेशन and laid on the table of the house. I also lay on the table of the house the report of CAB committee on the policy.
तो ये सब उनकी बातें थी कि पार्लियामेंट में ये सारी बातें डिस्कस हुई। अब हम मूव ऑन कर लेते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992, यानी जो मॉडिफिकेशन हुए 1986 से आगे बढ़ते बढ़ते जो 1992 में मॉडिफिकेशन हुए उनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। और बेसिकली हमेशा याद रखिए कि आप कंफ्यूज मत होइए कि 1986 में क्या हुआ था और ये सीधे तो मॉडिफिकेशन 1992 का यहाँ पे दिखा रहा है, नहीं, इट इज़ ऑल कंबाइंड। ठीक है, जब आप 1986 के बारे में लिखना शुरू करेंगे तो यू हैव टू गिव दैट इंट्रोडक्शन ऑल्सो कि ये कब मॉडिफिकेशन हुआ इसका। और फिर मतलब बेसिकली देखिए 1968 की जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन थी उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके वो 1986 में आ गई, वही सारी चीज़ें। अब 1986 में जो नेशनल पॉलिसी बनी उसी को मॉडिफिकेशन करके इन्होंने 1992 में रख दिया। ठीक है, अब 1992 के बारे में अब हम लोग जानने जा रहे हैं। और 1992 की जो पॉलिसी है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड इट विल टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर टाइम। ओके, so let's start with the modification points and we will start with the introductory part. It says that education has continued to evolve, diversify and extend its reach and coverage since the dawn of human history. यानी बेसिकली इनका कहने का मतलब है जो शिक्षा है वो शुरुआत से ही, जब से ये कह लीजिए कि ये दुनिया बनी है। ठीक, पहले शिक्षा कैसी थी, पहले वैदिक काल में अगर देखा जाए तो गुरु और शिष्य किस तरीके से रहते थे आश्रम वगैरह में, उस तरीके से पढ़ाई होती थी, लेकिन पढ़ाई होती थी। ठीक है, यू कैन नॉट से दैट कि पढ़ाई नहीं होती थी, या कोई ऐसा समय भारत में आया था जिस समय पढ़ाई शून्य था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक, जब से ये दुनिया बनी है तब से एजुकेशन, शिक्षा की शुरुआत हो गई थी। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया शिक्षा क्या होती गई, वो भी उसमें भी मॉडिफिकेशन आने लगा। ठीक है, उसका भी स्तर बढ़ने लगा, उसको भी एक्सप्लोर करने का टाइम मिला, वक्त मिला। ठीक है, और समझ लीजिए जब से इंसान इस धरती पे आए हैं तभी से ये एजुकेशन आना शुरू हो गई थी। ठीक, every country develops its system of education to express and promote its unique socio-culture identity and also to meet the challenges of the times. ठीक, there are moments in history when a new direction has to be given to an age-old process. That moment is today. तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि हर देश, ठीक है, एवरी कंट्री डेवलप इट्स सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हर देश अपना जो उनका मतलब उनके देश का जो एजुकेशन सिस्टम होता है, हर देश की ये कोशिश रहती है कि किस तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम को वो चेंज करते रहें। ठीक, अगर जिस भी देश का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा भी चेंज होगा तो वो तुरंत रिफ्लेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, उसकी सोसाइटी पे। ठीक है, अगर किसी देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे से मैनेज होगा तो वहाँ के जो लोग हैं वो उनका उस देश का जो लिटरेट रेट है वो बढ़ जाएगा, यानी लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ जाएगा। और जब लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली पीपल विल बी एम्प्लॉयड, और जो वहाँ का उस देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो अर्थव्यवस्था है, वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी और वो देश अपने आप से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो यू कैन सी दैट एजुकेशन, हाउ एजुकेशन इज कनेक्टेड टू द सोसाइटी, टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और फिर दूसरा पॉइंट ये क्या कह रहे हैं कि द कंट्री हैज़ रीच्ड अ स्टेज इन इट्स इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट व्हेन अ मेजर एफर्ट मस्ट बी मेड टू डिराइव द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द असेस्ड ऑलरेडी created and to ensure that the fruits of change reach all sections. Education is the highway of that goal. Education क्या है? Education एक पाथ है। ठीक है, हाईवे क्या है? हाईवे आपको जल्दी से पहुंचा देता है ना, जहाँ भी आपको जाना होता है, बिना किसी ट्रैफिक के, बिना किसी देर हुए।
तो इसलिए यहाँ पे ये जो हाईवे वर्ड यूज़ किया गया है ये एजुकेशन को रेफर किया गया है, सिंबलाइज किया गया है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी देश को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाना है, अपने टेक्निकल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो उस डेवलपमेंट की तरफ जाने का जो साधन है वो क्या है, शिक्षा है, ठीक। With this aim in view, the government of India announced in January 1985 that a new education policy would be formulated for the country. A comprehensive appraisal of the existing educational scene was made, followed by a countrywide debate. The views and suggestions received from different quarters were carefully studied. अब ये जो अनाउंसमेंट, ये जो NPE 1986 की जो इतनी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं, इसको कब कहा गया था कि वी नीड टू चेंज आवर एजुकेशन पॉलिसी? इट वाज अनाउंस्ड इन 1985 ओनली, ठीक है। और उसके कितने समय बाद 1986 मई में ये पॉलिसी बनी। तो every government work takes time to execute, ठीक है। Now the next heading is the 1968 education policy and after, यानी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानेंगे, और वो एजुकेशन पॉलिसी जब बन गई थी तो उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। It says that the national policy of 1968 marked a significant step in the history of education in post-independence India. यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का मतलब क्या हुआ कि जब भारत स्वतंत्र हो गया था, और स्वतंत्रता के बाद जो भारत बन के आया उसकी बात कर रहा है। और ये कह रहे हैं कि जब पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्र होने के बाद भारत को डेवलप करने के लिए ये जो NPE 1968 की बात यहाँ पे कही गई है उसने बहुत अहम रोल प्ले किया है। क्या रोल प्ले किया है वो आगे हम लोग देखेंगे। इट एम्ड टू प्रमोट नेशनल प्रोग्रेस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे क्या है, नेशनलिज्म, ठीक। अपने नेशन को किस तरीके से प्रोग्रेस करना। तो NPE 1968 ने बहुत अहम रोल प्ले किया अपने देश को ऊपर बढ़ाने में, ऊपर डेवलप करने में, उसको प्रोग्रेस करने में, ठीक है। A sense of common citizenship and culture and to strengthen national integration। ये लाइन हम लोग लगभग जब से हम लोग एजुकेशन के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं ये लाइन हम लोगों ने कई बार पढ़ी है। तो इट सिंपली सेज कि जो एजुकेशन है, या आप कह लीजिए सिर्फ एजुकेशन की अगर बात कर रहे हैं या सिर्फ NPE की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो ये दोनों चीज़ें जो टर्म बार बार बोला जा रहा है, इसका मेन मुद्दा क्या है या मेन एम क्या है, मेन गोल क्या है कि नेशनल प्रोग्रेस करना, यानी अपने देश का प्रोग्रेस करना, ठीक है। अपने देश के लोगों के अंदर सिटीजनशिप लाना, यानी कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के प्रति, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के प्रति, सोसाइटी के प्रति, उन सारी चीज़ों से उनको जागरूक करना, ठीक है। और प्लस उनके जो कल्चर्स हैं उसकी रिस्पेक्ट वो कैसे कर सकते हैं, उसको होल्ड कैसे कर सकते हैं, उसकी केयर कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का जो जागरूकता एक लोगों के अंदर होनी चाहिए, एक लोगों के अंदर जो नॉलेज होनी चाहिए, वो सारा काम NPE 1968 ने बहुत अच्छे तरीके से किया, जिसके वजह से इंडिया वॉज एबल टू सर्वाइव एंड इंडिया वॉज एबल टू प्रोग्रेस इटसेल्फ, ठीक है। उसको बहुत मदद मिली एजुकेशन से कि अपने आप को वो ऊपर उठा सके, प्रोग्रेस कर सके चीज़ों में, ठीक है। इट लेड स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ अ रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। मतलब 1968 NPE बहुत ज़्यादा जोर इसने दिया कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ठीक है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी एट ऑल स्टेजेस, टू इम्प्रूव द क्वालिटी एट ऑल स्टेजेस, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, हायर हो, हर स्टेज पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड गेव मच ग्रेटर अटेंशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस वक्त के जो कमेटी मेंबर्स थे उनको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया था कि आने वाला जो समय है वो बेस जो उसका रहेगा, आने वाले समय का जो बेस होगा
इट विल बी डिपेंड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस वजह से NPE 1986 हो, NPE 1968 हो, सबने किस पे फोकस किया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ठीक, द कल्टिवेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज and a closer relation between education and the life of the people। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, उसके साथ साथ इन्होंने मॉरल वैल्यूज़ पे फोकस किया, उसके साथ साथ इन्होंने लोगों की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है एजुकेशन की मदद से, उस पर भी फोकस किया। ठीक है, ये सब कुछ बातें थी NPE 1968 के बारे में। फिर ये कहते हैं कि सिंस द अडॉप्शन ऑफ 1968 पॉलिसी, यानी जब से 1968 पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया तब से देयर हैज बीन कंसिडरेबल एक्सपेंशन इन एजुकेशनल फैसिलिटीज ऑल ओवर द कंट्री एट ऑल लेवल्स। More than 90% of the country's rural habitations now have schooling facilities within a radius of 1 kilometer. There has been sizable augmentations of facilities at other stages also. तो ये कह रहे हैं कि जब से 1968 की NPE को अडॉप्ट किया गया, यानी उसको स्वीकार किया गया, तब से हर लेवल पे एजुकेशन सिस्टम अपने आप को चेंज किया। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा जो चेंज आप देख सकते हैं वो आप देख सकते हैं रूरल एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चों की जो स्कूलिंग, जो शिक्षा थी, जो पहले बिल्कुल शून्य थी, अब वो एक अच्छे स्तर पे आ गई है। और जैसे हम ये जानते हैं कि गांव में, विलेजेस में ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो सरकार ने कहा कि हमने कोशिश पूरी करी है कि हर 1 किलोमीटर पे स्कूल हम बच्चों के लिए खोलें, और वो खुले हैं और बच्चों ने उस पर एडमिशन लिए भी हैं। तो ये एक जो बच्चों का जो इनरोलमेंट बढ़ रहा है रूरल एरियाज़ में, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये आपके मेहनत का जो रिजल्ट है वो सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है भाई, जब हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है। तो NPE यानी एजुकेशन सिस्टम पे तो बहुत सालों से काम हो रहा है, और आज की डेट में अगर आप कंपैरिजन करें तो इट हैज़ डेवलप्ड in a huge way. It has developed, the education system has been developed in a huge way. ठीक है, आप देख सकते हैं आज की टाइम में भी आप देख सकते हैं कि हर गांव में आपको सरकारी स्कूल बने हुए मिलेंगे, और बच्चे वहाँ पे अच्छे खासे एडमिशन लिए होते हैं और उनकी पढ़ाई कंटिन्यू होती है, और धीरे धीरे इसके साथ साथ सारी फैसिलिटीज़ भी अब उन स्कूलों में दी जा रही है। तो ये सब एक टीम के वजह से हुआ, एक कमिटी की वजह से हुआ, और लोगों के गोल की वजह से हुआ, और उनके जो एक कह लीजिए कि उन्होंने जो दृढ़ निश्चय लिया था उसके वजह से हुआ। फिर ये बात कर रहे हैं कि परहैप्स द मोस्ट नोटेबल डेवलपमेंट हैज़ बीन द एक्सेप्टेंस ऑफ अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल थ्रू आउट द कंट्री एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द 10+2+3। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको और पता चला, 10+2+3 system by most states. In the school curriculum, in addition to laying down a common scheme of students for boys and girls, science and mathematics were incorporated as compulsory subjects and work experience assigned a place of importance. दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट का जो सिनारियो था उसमें ये देखा गया कि अब पहले 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर था वो सारे राज्य में नहीं अप्लाई था, लेकिन धीरे धीरे ये जो 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर था वो अप्लाई लगभग सारे स्टेट्स में हो गया। ठीक, फिर उसके अलावा यहाँ पे कॉमन सिस्टम यानी कॉमन सिस्टम बनाया गया जो सारे बच्चों के लिए एक बनाया गया, यानी 10+2+3 क्या किया गया, ये एक ऐसा कॉमन स्ट्रक्चर है जो सारे किसी भी राज्य के बच्चे यही फॉलो करेंगे। ठीक है, एंड उसके साथ साथ इन्होंने कुछ थोड़ा सा करिकुलम में भी मॉडिफिकेशन किया।
मतलब कि कुछ इन्होंने कॉम्बिनेशंस बनाए सब्जेक्ट्स के, जैसे कि मैथ्स, साइंस एंड मैथ्स इन्होंने कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया, चाहे वो बॉयज़ पढ़ाई कर रहा, मतलब कोई लड़का पढ़ाई कर रहा हो या कोई लड़की पढ़ाई कर रही हो, सबके लिए इन्होंने साइंस एंड मैथमेटिक्स को इन्होंने कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर स्कूल में इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, क्योंकि इनका मोटिव पहले भी हमने क्या पढ़ा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा इनका फोकस था। तो जब बच्चे अपनी स्कूली पढ़ाई में वो सारे बेस जब जान जाएंगे तो आगे चल के वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद ये कहते हैं अब बिगिनिंग 1.7 जो पॉइंट है उसको हम पढ़ रहे हैं। A beginning was also made in restructuring of courses under the undergraduate level. Centers of advanced studies were a setup of postgraduate education and research, and we have been able to meet our requirements to educated manpower. अब ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ स्कूली शिक्षा को ही नहीं चेंज करना था, उसको बेटर करना था, बट स्कूली शिक्षा के साथ साथ हमें अंडर ग्रेजुएट लेवल को भी सही करना था, और साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल को भी सही करना था, और रिसर्च फील्ड को भी हमें सही करना था। तो यहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे हर क्षेत्र में अपने आप को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करी, और वक्त के हिसाब से और टाइम के हिसाब से जो भी ज़रूरतें जिस भी फील्ड में लगी, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, चाहे वो पीजी लेवल हो, चाहे वो रिसर्च लेवल हो, हर लेवल में अपने कोशिश अनुसार और अपने ज़रूरत अनुसार इन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने एजुकेटेड मैन पावर को भी इंक्रीज़ किया। एजुकेटेड मैन पावर को आप ये कह सकते हैं टीचर्स को इन्होंने इंक्रीज़ किया, और प्लस अदर दैन टीचिंग डिपार्टमेंट इन्होंने और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहते हैं while these achievements are impressive by themselves, the general formulation incorporated in the 1968 policy did not, however, get translated into a detailed strategy of implementation accompanied by the assignment of specific responsibility and financial and organizational support. As a result, problems of access, quality, quantity, utility, and financially outlay accumulated over the years have now assumed such massive proportion that they must be tackled with the utmost urgency. अब आप लोगों को भी ये चीज़ मालूम है कि जब भी कोई काम करना होता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? मनी। ऑलराइट, इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, it is a little bit difficult for you to achieve everything, to do each and every work. ठीक है, तो ये चीज़ जब इंडिविजुअल के साथ अप्लाई होती है तो सरकार के साथ भी अप्लाई होती है। ठीक है, तो सरकार के पास भी फंड होना चाहिए, उसको भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे कि वो जैसे अब एजुकेशन की ही बात कर रहे हैं, तो अगर सरकार फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वो क्या करेगा? वो ना क्वालिटी वाइज एजुकेशन को बेहतर बना सकता है, ना क्वांटिटी वाइज। ठीक है, ना उसकी जो यूटिलिटी है यानी जो उसका यूज़ है उसको भी नहीं बेहतर तरीके से वो कर सकता है। तो ये सब कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो सिर्फ और सिर्फ किससे सॉल्व होंगी? फाइनेंशियली। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें अपने आप को ऐसे इस तरीके से बनाना होगा कि अगर कल को कोई भी अर्जेंसी आती है तो हम उस अर्जेंसी में अपने आप को खड़ा कर सकें। ठीक है, और उस इमरजेंसी से हम अपने आप को मीटअप कर सकें। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे रखा गया, और इस पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने बहुत काम किया, और धीरे धीरे अपने आप को फाइनेंशियली उसने स्ट्रॉन्ग किया, इतना कि अगर कल को कोई उसके सामने प्रॉब्लम आती है या कोई इमरजेंसी आती है तो वो अपने आप को साबित कर सके या अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बना सके। ठीक है, then the next point says that 1.9 point, it says that education in India stands at the crossroads today. Neither normal linear expansion nor the existing pace and nature of improvement can meet the needs of the situation. तो यहाँ पे एक
कह लीजिए कि कमी बताई जा रही है कि जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक आज के टाइम में एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हुआ है कि ना तो आप उसको नॉर्मल कह सकते हैं, ना तो आप ये कह सकते हैं कि वो समय के अनुसार है, ठीक है, और ना तो आप ये कह सकते हैं कि जो नीड्स हमें चाहिए उसके अनुसार है। तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, यानी जितने दिन हैं उतने हर दिन हमें उसमें कोई ना कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सब बातें कही गई किसमें, NPE 1992 में, विच somehow represents 1986 NPE only. Next point, it says that in the Indian way of thinking, just a second, yes, it says that in the Indian way of thinking, यानी जिस तरीके से भारतीय सोचते हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है उसके अनुसार, a human being is a positive asset and a precious national resource. रिसोर्स मतलब किसी चीज़ से कह लीजिए कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें कि पेपर कहाँ से बन के आता है, तो वो लकड़ी से बन के आता है, ठीक है, वुड से। और वुड कहाँ से आते हैं, जंगल से। तो जंगल इज़ अ रिसोर्स, ठीक है, जहाँ से चीज़ें आती हैं। तो ये कह रहे हैं कि अ ह्यूमन बीइंग इज़ अ पॉजिटिव एसेट and a precious national resource which needs to be cherished, nurtured and developed with landness, ठीक है, and care coupled with dynamism. Each individual's growth presents a different range of problems and requirements at every stage from the womb to the tomb. The catalytic action of education in this complex and dynamic growth process needs to be planned and executed with great sensitivity. अब ये कह रहे हैं कि जो एक देश होता है उसको ऊपर उठाने का उसको ऊपर उठाने का जो मेन सोर्स होता है वो कौन है, ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स एक जब रिसोर्स बन के आपके सामने आ रहे हैं अपने देश को ऊपर उठाने में, डेवलप करने में, तो जब वही मेन सोर्स है भाई, अगर मान लीजिए धरती पर आपके देश में अगर कह लीजिए कि इंसान नहीं रहेंगे और सिर्फ आपके देश में अगर मान लीजिए सिर्फ जानवर रहते हैं, तो क्या आपका देश ग्रोथ करेगा? क्या आपका देश पैसे कमाएगा? क्या आपका देश इकोनॉमिकली ग्रोथ करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए ह्यूमन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे भारत की जो सोच है उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं यहाँ के, वो मेन रिसोर्स हैं देश को डेवलप करने के लिए। तो ऐसे ये जो रिसोर्स है यानी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको खुश रहने की ज़रूरत है, उनको केयर की ज़रूरत है, उनको प्यार की ज़रूरत है, उनको घर की ज़रूरत है, उनको एक अच्छे माहौल की ज़रूरत है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, ठीक, जिससे कि वो खुश होकर काम करना शुरू करें और जो हमारे देश में जो रिक्वायरमेंट है और जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डेवलप हो सके। तो बेसिकली भाई आप खुद सोचिए, अगर आप जैसे मान लीजिए कि पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कोई टेंशन है कि हाँ कह लीजिए कि कल एग्ज़ाम है और आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये भी एक प्रकार का टेंशन ही है कि भाई कल हम एग्ज़ाम में क्या करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर दिन जो पढ़ाया जाए उसे रिवाइज करिए, ठीक। अब जो बच्चे इस चीज़ को फॉलो करते हैं दे आर एट द मतलब एग्ज़ाम टाइम में वो टेंशन फ्री रहते हैं, और जो बच्चे इस चीज़ को नहीं फॉलो करते हैं वो एग्ज़ाम टाइम में टेंशनाइज रहते हैं। और जब टेंशनाइज होके आप कोई काम करते हैं तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देता है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन पॉलिसी जो बनी थी उसने ये बहुत अच्छा कह लीजिए उसकी दूरदृष्टि थी कि ये जो भारत देश है उसके जो लोग हैं उनको खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो अच्छे से अपना वर्क कर पाएंगे और रिजल्ट हमें फ्रूटफुल मिल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास, एंड इसके बाद जो पॉइंट है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी ये जो एनपीई आप पढ़ रहे हैं ये काफ़ी लंबा पॉइंट है, बड़ा टॉपिक है, तो ये कुछ दिन चलेगा अभी, ठीक है। तो ये अब जो नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इंडियाज पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ इज पासिंग थ्रू अ फेज which poses the danger of erosion to long accepted values. The goals of secularism, socialism, democracy and professional ethics are coming under increasing strain. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एनपीई में हर जगह आपने देखा कि इक्वालिटी की बात कही गई है, ठीक है, लेकिन एनपीई ने ये बहुत अच्छे से देख लिया था कि जैसे जैसे भारत में पॉलिटिकल कह लीजिए पॉलिटिकल लाइफ बढ़ रही है, वैसे वैसे यहाँ पे खतरा मंडरा रहा है, ठीक। खतरा किस चीज़ का? सेक्युलरिज्म का, सोशलिज्म का, डेमोक्रेसी का, ठीक है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे खतरे मंडरा रहे हैं, यानी आपस में बैर, ठीक है, भाईचारा नहीं और डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे जो चीज़ें हैं वो एनपीई ने ये पहले ही यहाँ पे देख लिया था कि जैसे जैसे भारत की जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये अनुमान लगा लिया था कि आने वाले समय में जैसे जैसे पॉलिटिकल लाइफ लोगों की बढ़ेगी, सोशल लाइफ बढ़ेगी, वैसे वैसे हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो कठिनाइयाँ जो आने वाली थी उस वक्त, जो कमेटी ने देखा था, जो अनुमान लगाया था, उन कठिनाइयों को देखने के बाद तब इन्होंने ये बात कही थी कि भारतीय सोच के अनुसार जो भारतीय हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, वो एक मेन रिसोर्स हैं यहाँ के डेवलपमेंट का, इसलिए उनको मन से और शरीर से खुश रहने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो खुश नहीं रहेंगे या वो सेटिस्फाई नहीं रहेंगे तो दिस कंट्री कैन नॉट बी डेवलप्ड, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एनपीई 1992 जो हम लोग ने पढ़ा, इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग ने पढ़े और कल हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू क्लास एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।